तो बेटा आज की क्लास में वेव्स में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स का मिलना, और जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया एक बार देखते हैं कि किस तरह से होगा। भाई ऐसा मानो कि बेटा ये कोई आपका कोई स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या किया, यहाँ से एक वेव पल्स जनरेट करी। ये जो वेव है ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है और ये जो वेव है ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जब ये वेव ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग के ऊपर, या कोई भी वेव जनरली जब ट्रैवल करती है तो पार्टिकल ट्रैवल करके नहीं जाता। पार्टिकल तो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो एक्चुअल में पार्टिकल तो मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है, ये जो वेव पल्स है ये मूव होती है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से और इस तरफ। पार्टिकल है या जो पॉइंट है दैट डजंट मूव, वो मूव नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लो ये और थोड़ी सी आगे जाएगी ये वेव पल्स। बेसिकली इसको वेव पल्स बोलता हूँ बेटा, ठीक है। ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। मैं दोनों का ये मान रहा हूँ कि ये एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। ये वेव इस तरफ जा रही है, ये वेव इस तरफ आ रही है। अब एक्चुअल में सुपरपोजिशन अब होने वाला है। अब सुपरपोजिशन होगा, अब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे ये वाली जो वेव है ये इन पार्टिकल्स को इधर लेके जाना चाहेगी और ये वाला इधर लेके जाना चाहेगी। अल्टीमेटली यू विल गेट ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। आपको इस पॉइंट पे ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी। और जस्ट इसके बाद अगले स्टेप में बात करें तो बेटा फिर ये ऐसे हो जाएगा कि ये वेव इस तरफ और ये वेव इस तरफ। और फिर फाइनली क्या होगा थोड़ी देर के बाद कि ये वेव इस तरफ, ये वेव इस तरफ। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो मैंने तो यहाँ दो वेव पल्सेस लिए है ना, एक वेव पल्स ये थी, एक वेव पल्स ये थी। तो देखो कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वेव, यानी कि जो आप एक बात समझें कि सुपरपोजिशन में क्या हो रहा है कि सुपरपोजिशन में एक जो वेव थी उसका मोशन अपने आप में दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसका मोशन का दूसरे वाले जो वेव पल्स है उसके मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बेसिक आइडिया मैंने दिया है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का। एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो देखो बेटा, है ना, मैं कोई भी एक जनरल ऐसे वेव पल्स मानता हूं। ये कोई स्क्वायर वेव पल्स मान लो। एक वेव पल्स आपकी ये हो जाएगी। दोनों का ही ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ आप मान लो दोनों की लेंथ कितनी है, दोनों की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ये आपकी नेट लेंथ है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अब ये जो वेव पल्सेस हैं ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये इस तरफ चल रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये जो ट्रायंगुलर वेव पल्स है बेटा ये इस तरफ चल रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये कोऑर्डिनेट्स हैं -2, ये बेटा -1, ये 0। और यहाँ पे जो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट है बेटा 1, 2 और 3। आपको वेव फॉर्म बतानी है t=2 पर। ये जो है t=0 पर है। आपको ये बताना है कि t=2 पर किस तरह का वेव फॉर्म बनेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखो कि 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, वो वेव स्पीड है। पल्स इस रेट से ट्रैवल कर रही है। तो 0.5 एक सेकंड में 2 सेकंड के अंदर बेसिकली कितना ट्रैवल करेगी बेटा, 1 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ चुका होगा और 1 सेंटीमीटर ये इस तरफ आ चुका होगा। माने कि इस यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट 0 था वो 1 बन जाएगा,
इसका कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट -1 बन जाएगा। मैं फाइनल वेव बनाता हूं जरा एक बार बेटा, ये देखो, देखते हैं। मैं पहले तो रेड पेन से बनाता हूं। देखो ये बेटा, ये जो है -1 पे ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये -1, ये 0 और ये +1। ये वाली जो वेव है बेटा आपकी, ये वाली वेव देखो जरा, ये 1 वाला कहाँ पे आ चुका होगा, ये 0 पे आ चुका होगा, ये वाला है ना इस तरीके से आ चुका होगा, ये 0 पे ऐसे, मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो, इस तरीके से ये ऐसे रहा होगा। अब मुझे एडिशन करना है, सुपरपोजिशन में मतलब मुझे एडिशन करना है। तो देखो अब मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ बेटा। देखो इतने पार्ट में बात करूं तो इतने पार्ट में कोई वेव नहीं है, तो रिजल्ट यही रहेगा, यहाँ पे भी रिजल्ट यही रहेगा। अब आप सोचो कि 0 से 1 वाले पार्ट के अंदर बेटा, अच्छा एक सेकंड ये भी देख लो, 1 से 2 वाले पार्ट में भी अकेली यही वेव है, तो यही आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। लेकिन 0 से 1 में एक्चुअल में 2 वेव्स या 2 वेव पल्सेस मुलाकात कर रही हैं बेटा। तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी 2 है। अब ये इस वाले पॉइंट पर ये 0 ऐड होगा, तो दिस 2 + 0, ये तो 0 ही रह जाएगा, और ये लीनियरली इसमें ऐड होती चली जाएगी। तो बेटा ये जो वेव पल्स है ये आपकी अब ऐसे बन जाएगी। अब मैं आपको जो ये जो ब्लैक पेन है, ये देखो, ये आपका क्या रहेगा बेटा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये कोऑर्डिनेट आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये रिजल्टेंट वेव पल्स आएगी। यानी कि सिंपली आपने क्या किया भाई, इतने जो ये वाला जो पार्ट था उसमें ये वाला पार्ट जुड़ रहा है, उसमें ये एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, उसमें ये वाला चीज़ ऐसे जुड़ जाएगा, खत्म बात। ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। तो अब इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं बेटा। तो ये इस तरह का जो ये मैंने क्वेश्चन किया है, ये 1-2 बार एग्जाम्स में आया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखो बेटा, कोई भी वेव जब ट्रैवल करेंगी तो जो नेट जो है दैट इज गिवन बाय, यही सुपरपोजिशन है आपका। इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज द ये और यहाँ पे बेटा ये जो भी वेव्स हैं, दीज वेव्स आर साइनोसोडियल, वेव्स आर साइनोसोडियल, वेव साइनोसोडियल है, ठीक है। तो अब हम जरा सुपरपोजिशन को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस बेटा, इफ 2 वेव्स, हम 2 वेव्स की बात करेंगे, इफ 2 वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेव्स जो हैं, 2 वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखो क्या रिजल्टेंट होगा। ये आपने बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें वेक्टर्स के अंदर पढ़ी होगी, वैसे ही चीज़ आपको दिखाएंगे। और सिमिलर टाइप की चीज़ आप 12th में जब जाएंगे तो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ेंगे। मान लो बेटा एक वेव है y1 = a1 साइन ऑफ, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में लिख रहा हूँ kx - ωt। जो दूसरी वेव है y2, दैट कैन बी रिटन एज a2 साइन ऑफ kx - ωt। और बेटा कुछ मान लो कि इसका जो फेज डिफरेंस है ना, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो मैंने क्या मान लिया, वो फाई मान लिया। तो फाई क्या चीज़ है, फाई इज योर फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स। ये जो 2 वेव्स हैं इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका क्या है बेटा, वो आपका फाई है। तो अब आपको अगर रिजल्टेंट लिखना है बेटा वाई नेट, तो वाई नेट आप कैसे लिखेंगे, वाई नेट आप लिखेंगे y1 + y2, सिमिलर टाइप की चीज़ें आपने एसएचएम में पढ़ी थी, वही चीज़ें आप यहाँ देखो। y1 तो बेटा क्या लिख दें, a1 साइन ऑफ kx - ωt प्लस a2 साइन ऑफ kx - ωt प्लस फाई।
इस तरीके का एडिशन आ गया। और इस तरीके का जो एडिशन है उसको जब आप सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपको जो ये सॉल्व करने पे आपको किस फॉर्म में मिलता है, आप देखो ये कुछ कुछ वैसी फॉर्मेट है जो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आता है। और उसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, a नेट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ जाई से मैंने इसको लिख दिया। दिस इज द रिजल्टेंट फेज, दिस इज द रिजल्टेंट फेज। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं बेटा। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है कि ये ए नेट कैसे आया, तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका समझा देता हूं बेटा, कि आप इसको वेक्टर फॉर्म वाले तरीके से देखो कि ये a1 है, ये दूसरा वेक्टर कोई a2 है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो फाई है, उसको बेटा फाई लिख दें। इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि आपका वेक्टर एडिशन आता है, जैसा आपका क्या आता है, वेक्टर एडिशन आता है, बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो ये आपका बेटा क्या बन जाता है, ये आपका ए नेट बन जाएगा, और ये जो मैंने जाई लिखा है वो जाई ये है। तो अब देखें जरा आप कि ए नेट, तो ए नेट आप बहुत अच्छे से समझ गए, ए नेट कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ये बेटा आपका जो रिजल्टेंट जो आपकी वेव बनेगी, आप देखो रिजल्टेंट, एक बात ये समझो कि ये वाली जो इक्वेशन थी y1 वाली या y2 वाली, दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन थी, दोनों सेम लाइन में ट्रैवल कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है दैट इज ऑल्सो ए ट्रैवलिंग वेव। जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक ट्रैवलिंग वेव ही आ रहा है। सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा कि वो जो रिजल्टेंट वेव जो आपकी आएगी उसका कुछ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, और उसका अब जो रिजल्टेंट फेज है वो भी कुछ चेंज हो जाएगा। इनका एडिशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि आप वेक्टर एडिशन करते हैं। तो ए नेट इज इक्वल टू, अब जो नया जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज समथिंग लाइक वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ये तो ए नेट आ गया। अब आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि ये जो एंगल बताओ, ये जो आपने जाई लिखा है, ये जाई कैसे लिखेंगे आप, तो आप याद करो, आप ऐसे करते थे वेक्टर्स के अंदर बेटा, ये परपेंडिकुलर डालते थे, ये a2 था तो ये भी a2 होता था, और आप इसको लिख देते थे कि ये a2 और ये फाई होता था, a2 कॉस ऑफ फाई लिखते थे, और इसको आप a2 साइन ऑफ फाई लिखते थे। तो टेन जाई क्या आ जाएगा, a2 साइन फाई ओवर a1 प्लस a2 कॉस फाई। आप इस वाली ट्राइंगल में देख सकते हो बेटा, परपेंडिकुलर इज a2 साइन फाई, बेस इज a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये टेंजेंट जाई की वैल्यू आपकी आ गई है। दो फार्मूले हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया बेटा। एक और तीसरा फार्मूला कि हमें ये जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये लास्ट क्लास में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। तो जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो अब आप ये मान लो कि अगर मान लो आपकी वेव नंबर 1 थी, उसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस अगर फाई था, तो अब जो नेट जो आपकी इंटेंसिटी बनेगी बेटा, I net will be equal to I1 plus I2 plus twice of under root of I1 I2 cos of phi। बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला, बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला आपको यहां से मिलेगा बेटा। आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो ए नेट स्क्वायर की जगह तो आपको आई नेट लिखना पड़ेगा, a1 स्क्वायर की जगह I1 लिखना पड़ेगा, इसकी जगह I2 लिखना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा दूंगा a1 a2 और cos ऑफ फाई। ये आपका नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका बन जाता है। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब इस पर जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत नॉर्मल सा है, जैसा कि आपने अगर वेक्टर में अच्छे से पढ़ा तो वो फॉर्मूला ही सेम इस्तेमाल करेंगे। मान लो कि कोई दो वेव्स हैं बेटा, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ लेट अस से kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी जो वेव है दैट इज a कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी।
ये दोनों का आपको बताना है कि ये दोनों वेव जब सुपरपोज करेंगी तो आपका जो रिजल्टेंट वेव है वो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी, उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा और उनका क्या नेट एम्पलीट्यूड होगा, ये बातें बतानी है। तो बेटा देखो ये साइन में फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है आपका ये कॉस में फंक्शन है। तो आप देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो बेटा, y2 कैन बी रिटन एज y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये जो दोनों वेव्स हैं इन दोनों वेव्स में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। देखो ना kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, ये पाई बाई 2 जो है ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, यही इसका क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा। तो बेटा फेज डिफरेंस जो फाई है वो आपका हो गया पाई बाई 2। अब फेज डिफरेंस जब आपको पता लग गया है तो अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लें। देखो बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अब कि अब आपको वाई नेट चाहिए तो वाई नेट सॉरी आपको ए नेट चाहिए तो ए नेट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही है बेटा, प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 इज 0। तो बेटा जो नेट एम्पलीट्यूड इसका आ गया वो नेट एम्पलीट्यूड आपका कितना आएगा, वो अंडर रूट ऑफ 2a आ जाएगा। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, ये आपका नेट एम्पलीट्यूड आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप ये मान लो कि दो साउंड वेव्स हैं बेटा, एक की इंटेंसिटी आई नॉट है और दूसरी जो साउंड वेव है या दूसरा जो सोर्स है बेटा उसकी इंटेंसिटी है 4 आई नॉट। ठीक है, दो साउंड सोर्स हैं, किसी भी एक पॉइंट पर मान लो कहीं से भी क्या आ रही है, साउंड वेव्स आ रही हैं, एक की इंटेंसिटी आई नॉट है, एक की इंटेंसिटी 4 आई नॉट है और ये लेटेस्ट से कि पी पॉइंट पर मिलते हैं बेटा। आपको पी पॉइंट पर बताना है कि नेट इंटेंसिटी क्या होगी अगर उनके लिए अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट से कि इनिशियली उन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, उन दोनों वेव्स में कोई क्या नहीं है बेटा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 फेज डिफरेंस है। तो उस केस में देखो आपकी नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, आई नेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2 इंटू कॉस ऑफ 5, बेटा वो 0 डिग्री है, 4 और 1 5, 5 आई नॉट प्लस 4 आई नॉट। तो बेटा ये कितना आ गया आपका 9 आई नॉट आ गया, अगर फेज डिफरेंस आपका कितना है 0 डिग्री है। मान लो कि फेज डिफरेंस आपका कितना आ जाता है, फेज डिफरेंस लेटेस्ट से कि आपका पाई फेज डिफरेंस है, तो पाई फेज डिफरेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पाई अगर फेज डिफरेंस है तो आप आई नेट कैसे लिखेंगे, आई नेट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस 4 आई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आई नॉट इंटू 4 आई नॉट और इंटू कॉस ऑफ पाई। तो बेटा 5 आई नॉट, आप ये देखें कि ये कितना बन गया 2 और 2 4, 4 आई नॉट और कोस पाई कितना होता है बेटा -1। सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई नॉट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी आई नॉट बन गई। इस तरह से कोई भी एंगल आपको दे रखा हो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप बड़े आराम से ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक से रिजल्ट है जिस पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वो देखो। ऐसा मान लो कि आपके पास दो वेव्स हैं बेटा, एक वेव नंबर 1 और दूसरी है वेव नंबर 2। वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड a1 है और वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड a2 है। वेव नंबर 1 की इंटेंसिटी i1 और वेव नंबर 2 की इंटेंसिटी i2 अगर है तो भैया जो रिजल्टेंट जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू a1 प्लस a2। वो क्या हो सकती है, वो a1 प्लस a2 होगी बेटा।
जो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसको आप मॉड ऑफ A1 माइनस A2 लिखें। जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर। और बेटा जो इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट आ रही है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इस पूरे का स्क्वायर। तो जनरली ये रिजल्टेंट कभी ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि A मैक्सिमम बाई A मिनिमम वाला जो है ये बताओ। कई बार इसमें ना ऐसा भी कर लेते हैं, देखो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इस रिजल्ट को, A मैक्सिमम बाय A रिजल्टेंट मिनिमम। तो बेटा आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस A2 आपने लिखा हुआ है, आप उसको A1 माइनस A2 लिखें और मैं कहता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को A2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, A1 बाई A2 प्लस 1, A1 बाई A2 माइनस 1 एंड लेट R, कुछ R मान लो A1 बाई A2 को। तो बेटा आपका जो ये रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम बाय मिनिमम का जो रेशियो है आपका, ये रेशियो देखो किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, R प्लस 1 ओवर R माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, एग्जाम में डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। R एम्पलीट्यूड्स का रेशियो है। इसी तरीके से आप इंटेंसिटी वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं भाई। इस तरफ बना देता हूं एक नया फॉर्मूला। देखो I रिजल्टेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I रिजल्टेंट मिनिमम। ये देखो बेटा आप कैसे लिखोगे, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 और इस पूरे का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। फिर से वही काम करें, रूट I2 से इसको डिवाइड कर दें तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। और फिर से आप क्या मान लो, लेट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2। तो इस केस में आपका जो I रिजल्टेंट मैक्सिमम और I रिजल्टेंट मिनिमम का जो रेशियो आएगा, ये आप बुक्स में अगर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे बेटा। R प्लस 1 ओवर R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आना भी चाहिए था क्योंकि जो रेशियो एम्पलीट्यूड का आएगा ये उसी का स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा। तो ये उसी टाइप का रिजल्ट आपको मिल गया। ये एक और रिजल्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जो आपको याद रखना होगा, नोट करो बेटा जल्दी से। तो ये जो केस हमने किए बेटा, इन केसेस में क्या हो रहा था कि जो आपकी वेव जो है वो वेव सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी दोनों, तो ये सारे रिजल्ट्स आए। अब हम बात करते हैं कि वेव अगर क्या कर रही होंगी, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो क्या होगा। ये हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ टी और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के साइन अगर क्या हो जाएंगे बेटा, अगर सेम हो जाएंगे तो वो जो वेव है वो कैसे ट्रैवल करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ टी के साइन ऑपोजिट होंगे तो दैट ट्रैवल इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो नाउ द केस 2, इफ टू वेव्स विद फेज डिफरेंस 0 बेटा, हम फेज 0 वाला ही केस कंसिडर करेंगे। विद फेज 0 आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा एक वेव तो आपकी क्या बनेगी, y1 इज इक्वल टू A1
लेट अस से कि एक तो आपने ये राइट ट्रैवलिंग वेव तो आपने ये मान ली साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जो लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है उसकी इक्वेशन आपने क्या लिखनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और बेटा कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों का सेम ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये दो वेव्स हैं जो कि एक राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और दूसरी लेफ्ट में ट्रैवल कर रही है, यानी कि बोथ द वेव्स आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप जो वाई नेट लिखेंगे, वाई नेट आप कैसे लिखेंगे, वो y1 प्लस y2 लिखना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, प्लस ए साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ से ए आपने कॉमन लिया और ये एक तरह से आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो आप, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो अब आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2a साइन ऑफ के एक्स, 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपको वाई नेट मिला। ये इक्वेशन एक्चुअल में अपने आप में मज़ेदार है। ये इक्वेशन अपने आप में क्या है बेटा, मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है इसकी बात करें कि आप ये देखो कि वेरिएबल पार्ट टी पे तो सिर्फ ये डिपेंड करता है कोस ओमेगा टी। ये जो इतना पार्ट जो है 2a साइन ऑफ के एक्स, ये वाला पार्ट बेटा आपको क्या बताएगा, ये आपको एम्पलीट्यूड बताएगा। यानी कि जो पार्टिकल का ये जो वेव जो आएगी इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स, और यहाँ से इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस एम्पलीट्यूड को कुछ ए डैश अगर मैं बेटा लिख दूं तो आप देखो कि वाई नेट आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, ए डैश कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये तो आपकी क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। यानी कि जो पार्टिकल्स यहां पर होंगे दे आर परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट देयर मीन पोजीशंस दे आर। और सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, आप देखो जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड इज वेरिएबल, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। यानी कि सब पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पर अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ये बात हम लिख सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर mean position, about their mean position with different amplitudes, with different amplitudes। सबका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो सबका एम्पलीट्यूड भी क्या है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है। तो अगर अब क्या बात समझने की है कि अगर वेव्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो बेटा एक बात तो ये कि अब जो रिजल्टेंट जो वेव आएगा वो उसके जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे सब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे होंगे, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। एक बात तो ये समझ आ गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा एंड एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स। 2a का मतलब आप ये समझें कि दोनों का एम्पलीट्यूड a था तो अब ये 2a साइन ऑफ के एक्स आएगा। यानी कि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बड़े कमाल की बात कि कुल मिला के समझो कि हो क्या रहा है कि हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लग रहा है। सो दिस इज ए स्टैंडिंग वेव और ए स्टेशनरी वेव। ये जो इक्वेशन आपकी बनी है ना बेटा, इस वाली ये वाली, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, और यू कैन से दिस इज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव।
अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अब समझाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये आपने नोट कर लिया। तो अब मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि अगर ये फॉर्मेट आ रहा है साइन के एक्स कोस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट बेटा, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट किसका है, ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेट है। अब आपको थोड़ा सा फील दिलवाते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्यों कहा। स्टेशनरी का मतलब वो मूव नहीं कर रही है ना, यही तो मतलब है कि वो क्या नहीं कर रहा बेटा, मूव नहीं कर रहा। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये बात करें, ये कोई वेव ऐसे, आप सोचो कि जो पार्टिकल, मान लो मैं इस पार्टिकल की बात करूं बेटा, इस पार्टिकल के लिए इसकी पोजीशन x1 फिक्स्ड हो गई है, तो ये जो पार्टिकल है तो बस इसी पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, इतने ही एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता रहेगा। यहां वाला इतने में ही करता रहेगा, यहां वाला इतने में, यहां वाला इतने में। ये जो पार्टिकल है तो मूव ही नहीं करेगा, ये पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। तो आपको हर टाइम पे एक ही वेव शेप दिखाई देगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये वेव मूव कर रही है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी इक्वेशन, कि किस टाइप की जो ये है, ये इक्वेशन आपकी रहेगी। एक बात और ये ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम हमेशा कैसा कंसीडर करते हैं बेटा, पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर इन सेम फेज। जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, उनको बोलेंगे हम कि दे आर इन ऑपोजिट फेज। क्लियर है ये बात। अब आप एक बात देखो कि जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है, द पॉइंट्स और द लोकेशंस where amplitude is zero, ऐसे पॉइंट्स को बेटा हम बोलेंगे नोड। जैसे कि यहां पे बेटा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, जहां पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो है, उन पोजीशंस को, उन लोकेशंस को क्या बोला जाएगा, उन लोकेशंस को बोला जाएगा नोड। और इसी तरह से जहां पर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड बेटा जहां मैक्सिमम होगा उनको बोला जाएगा एंटीनोड। इफ, ये तो नोड का हो गया बेटा, द पॉइंट्स और लोकेशंस वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, उन पोजीशंस को बोला जाएगा बेटा क्या, उनको हम एंटी नोड बोलते हैं। हम उनको बोलेंगे क्या, उनको एंटी नोड बोलेंगे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि हमें किसी भी स्टेशनरी वेव में किन किन पोजीशंस पर नोड मिलेगा और किन किन पोजीशंस पर आपको एंटी नोड मिलेगा। जरा इसकी बात करते हैं बेटा। अपन जो एम्पलीट्यूड लिखते हैं वो एम्पलीट्यूड, एक सेकंड के लिए यहाँ एक हेडिंग लिख लेते हैं क्या, लोकेशंस ऑफ और पोजीशंस ऑफ नोड, पोजीशंस ऑफ नोड्स। किन किन पोजीशन पर x की किन किन वैल्यूज पर आपको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, ये देखते हैं बेटा। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, एम्पलीट्यूड को जीरो कर देना है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, 2a साइन ऑफ kx, ये जीरो हो जाए बेटा। अब ये 2a तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ये जो साइन kx है, इस साइन kx को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। और साइन जो है वो कहां पर, n पाई पर क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि आप देखो कि यानी क्या क्या होना चाहिए, kx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, साइन की वैल्यू जीरो हो सकती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन अप टू n पाई। इन सभी वैल्यूज पर जीरो हो जाएगी। मुझे x की वैल्यू चाहिए बेटा, k को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लेमडा। तो बेटा आप इसको 2 पाई बाई लेमडा जब लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो जीरो ही रह जाएगा, पाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, 2 पाई इंटू हर जगह लेमडा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और n पाई इंटू
लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो अब आप देखो आपके पास लोकेशंस आ रही हैं बेटा नोड्स की, तो x इक्वल टू 0 पर आई, यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ पे मिलेगी आपको लैम्डा बाय 2 पर। अगली आपको कहाँ मिली 2 लैम्डा बाई 2 पर। अगली कहाँ पे मिलेगी आपको 3 लैम्डा बाई 2 पर एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि आपको जो लोकेशंस मिल रही हैं बेटा, वो लोकेशंस क्या मिल रही हैं, वो आपको n इंटू लैम्डा बाई 2 पर आपको नोड्स मिलेंगी। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको नोड्स मिलने वाली हैं। कहाँ का नोड्स मिलने वाली है बेटा, अच्छा n की वैल्यू बेटा यहाँ क्या होगी, n की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी और वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो इन लोकेशंस पर आपको क्या मिलेगी, इन लोकेशंस पर आपको नोड मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एंटी नोड कहाँ मिलेगा। प्योर मैथमेटिकल पार्ट है बेटा पूरा, ये एक बार डिराइव कर लेंगे तो चीजें याद रह जाएंगी और फिर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। स्कोरिंग चैप्टर है। देखें जरा, अब बात करते हैं लोकेशंस या पोजीशंस ऑफ नोड्स। पोजीशंस ऑफ एंटी नोड्स। तो भाई अब एंटी नोड्स की बात करें तो एंटी नोड्स पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम का मतलब कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो यानी कि बेटा जो साइन ऑफ के एक्स है आपका, उसकी वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, +-1 आपको चाहिए। तो भाई साइन की वैल्यू यानी कि बेटा के एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 2n-1 प्लस 2n। यहाँ पे बेटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कहीं जगह आपको प्लस मिल जाएगा, कहीं जगह आपको माइनस मिल जाएगा। मैं माइनस कंसिडर कर रहा हूँ। यानी कि आपको क्या होना चाहिए, π/2 का ओड मल्टीपल पर ही आपको क्या मिलेंगे, साइन की मैक्सिमम वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो बेटा अब आप यहाँ से देखो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2n-1 π/2 बाई k को क्या लिखूँ बेटा, 2 π/λ, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू 2n-1 λ/4। n की वैल्यू 1 से शुरू होगी बेटा यहाँ पर, ये एंटी नोड्स की लोकेशन है। n की वैल्यू पिछले वाले केस में 0 से स्टार्ट थी। अगर यहाँ पे आप देखो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप +1 लेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, माइनस लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। तो बेटा अब आप देखो कि क्या क्या लोकेशंस आ रही हैं। आप 1 पुट करेंगे तो λ/4, जब आप 2 पुट करेंगे तो 3 λ/4, फिर 5 λ/4। ये सब लोकेशंस आपको मिलती जाएंगी किसकी, दीज आर द लोकेशंस ऑफ एंटी नोड्स। दीज आर द लोकेशंस ऑफ एंटी नोड्स। तो यानी कि अब आप देखो आपकी जो भी स्टेशनरी वेव है बेटा आपकी, ये ऐसे देखो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, नोड, यहाँ पे आपको क्या मिला, एंटी नोड, यहाँ नोड, आप यहाँ देखो फिर एंटी नोड, यानी कि ये नोड फिर एंटी नोड, यानी कि अल्टरनेटिवली एंटी नोड और नोड आपकी जो स्टेशनरी वेव है उसमें प्रेजेंट होंगे। तो अब आप एक बात देखो बेटा कि आपकी ये जो नोड है ये प्रेजेंट है x = 0 पर। फिर आपका पहला एंटी नोड आपको कहाँ मिलेगा, λ/4 पर, और पहला नोड आपको कहाँ मिला था, वो λ/2 पर मिला था। फिर अगला एम्पलीट्यूड ये जो आपको कहाँ मिल रहा है बेटा, ये वाला आपको मिल रहा है 3 λ/4 पर। फिर अगला जो ये आपको मिला था ये लैम्डा पर मिला था। फिर ये अगला जो आपको मिला ये 5 λ/4 पर मिला है, और ये वाला जो आपको फिर से मिला है ये कहाँ पे मिला है बेटा, आपको 3 λ/2 पर मिला है, एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो λ/4 है ना। एक नोड और बेटा एक एंटी में कॉन्जिक्यूटिव दूरी की बात कर रहा हूं, वो λ/4 है। The distance between the consecutive node and anti node is λ/4। कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है आप देख लें बेटा, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है, ये दूरी आप देखें 3 λ/4 माइनस λ/4 आप करेंगे, इट कम्स आउट टू बी λ/2।
कॉन्जिक्यूटिव नोड और नोड के बीच की दूरी भी कितनी आएगी, वो λ/2 आएगी। ये देखिएगा, ये तीनों रिजल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एंटी नोड यानी कि कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूं, कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4, कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड की दूरी λ/2 और कॉन्जिक्यूटिव नोड और नोड के बीच की दूरी भी क्या आएगी, वो λ/2 आएगा। आप इसको सेपरेशन भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स या नोड्स या फिर एंटी नोड्स और नोड्स। ठीक है बेटा, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, जो ऑर्गन पाइप है या जो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है, स्टेशनरी वेव्स है, उन सब के हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन, इसको अच्छे से आप याद करके आइए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।